सभी का सेमेस्टर 8 एडवांस मेजर पेपर 2 हिस्ट्री के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और एडवांस मेजर पेपर 2 का आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, पारिस्थितिकी या जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, इसकी संकल्पना जो है, इसकी प्रकृति और इसका महत्व का विस्तार से आपको चर्चा करने बोला गया। पारिस्थितिकी इकोलॉजी ये हमारी जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण शाखा होता है या एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हमारे पास, जो बेसिकली जिसमें जीव तथा पर्यावरण के बीच में जो होने वाले हमारे पास जो पारस्परिक संबंध है, दोनों का ही यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द बेसिकली ओकस एंड लोगस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है घर और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, इसलिए पारिस्थितिकी का जो सामान्य अर्थ होता है वो जीवों के प्राकृतिक घर अर्थात उनके पर्यावरण के अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन जो जीव वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल ने 1886 में किया था। ये पारिस्थितिकी की संकल्पना जो है जिसमें जीव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं या निर्भरता होती है, इस पर यह आधारित होता है। किसी भी जीव का जो जीवन है उसके अपने आसपास के जो भौतिक चीज़ें तथा जो भी जैविक पर्यावरण से प्रभावित होता है, जिनमें तापमान, जल, मिट्टी, प्रकाश और वायु जैसे कई अजैविक घटक शामिल होते हैं। साथ ही साथ उसमें पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव जैसे जैविक तत्व मिलकर क्या करते हैं, ये हमारी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करते हैं। इनके बीच ऊर्जा का प्रभाव होता है और जो पोषक तत्व है उनका जो चक्र है एक निरंतर क्रम में चलता रहता है। पारिस्थितिकी की प्रकृति जो है वो अंतर्विषयक है। इसका संबंध भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों से होता है। इसके अध्ययन से खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को समझने में हमें सहायता मिलती है। आज पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जैव विविधता के ह्रास जैसी समस्याओं के कारण जो पारिस्थितिकी का महत्व है वो और भी बढ़ गया है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास के लिए जो वैज्ञानिक आधार है ये प्रदान करता है हमारे पास है। इसलिए बोला जाता है कि अतः पारिस्थितिकी जो है हमारे पास है वो मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन और टिकाऊ का जो टिकाऊ संबंध जो है ये स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। ठीक है, ये था हमारे पास पहला सवाल जो आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी का अन्य विषयों के साथ जो संबंध है ये स्पष्ट करें, जिनमें भूगोल, जीव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के साथ इकोलॉजी का जो संबंध है इसकी विवेचना करें। तो अभी हमने बताया कि पारिस्थितिकी होता क्या है, ये हमने को बेसिक चीज़ बताया। ठीक है, इसका संबंध किस प्रकार इन सभी चीज़ों से ये बताते हैं, ये जरूरी सवाल है। तो भूगोल और पारिस्थितिकी का संबंध जो है वो बहुत ही घनिष्ठ है। भूगोल जो है वो पृथ्वी की सतह, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल और मानव गतिविधियों के स्थानिक जो वितरण होता है इसका ये अध्ययन करता है। जबकि जो पारिस्थितिकी है इन तत्वों के बीच में क्या करता है, एक हमारे पास जो पारस्परिक संबंध है उसको समझाता है। किसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, वहाँ के जीव जंतु और वहाँ की जो वनस्पति है उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के जो संबंध है वो सबसे मूलभूत है हमारे पास है। जीव विज्ञान जीवों की संरचना, विकास और जो जीवन प्रक्रिया है इनका ये अध्ययन करता है। जबकि अगर कहा जाए हमारे पास है पारिस्थितिकी जो है वो जीव है उनके बीच तथा जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका ये अध्ययन करती है। जैव विविधता, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र ये सभी के सभी इसके क्या है प्रमुख उदाहरण आते हैं। अगर हम बात करें समाजशास्त्र और पारिस्थितिकी संबंध जो है इनमें मानव और पर्यावरण के बीच में जो पारिस्थितिक संबंध उससे जुड़ा हुआ है। मानव जो है एक समाज प्राकृतिक संसाधन उपयोग करता है और उसकी जो गतिविधियां है ये सभी की सभी पर्यावरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, प्रदूषण जैसे कई समस्याओं को समझने में दोनों विषयों का एक संयुक्त अध्ययन हमारे पास आवश्यक है। इस प्रकार पारिस्थितिकी जो विभिन्न विषयों के ज्ञान को जोड़कर हमारे जो मानव जीवन है, ठीक है, और जो जीव जगत है और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन को यहाँ पर समझने में प्रयास करता है या सहायता करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और पर्यावरण की संकल्पना और इसके जैविक तथा अजैविक जो घटक होते हैं इसका विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करने बोला गया। तो चलिए इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण से आशय क्या है, पर्यावरण से आशय बेसिकली उन सभी प्राकृतिक, जैविक, भौतिक, रासायनिक तथा साथ ही साथ सामाजिक परिस्थितियों के एक समुच्चय से है जो किसी जीव के जीवन, विकास और उनकी गतिविधियों का प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है ये प्रभावित होती है। पर्यावरण जो है शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर उपस्थित जो परिस्थितियां उससे कहा जाता है। इसमें केवल प्राकृतिक तत्व ही नहीं बल्कि मानव द्वारा जो निर्मित सामाजिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक परिस्थितियां ये चीजें शामिल होती है।
इस प्रकार पर्यावरण जो है वो जीव और उसके चारों ओर मौजूद जो परिस्थितियां हैं उनके बीच में निरंतर होने वाली एक अंतर प्रक्रिया की क्या है, ये व्यवस्था होता है। पर्यावरण का मुख्य रूप से जैविक और अजैविक घटकों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जैविक घटकों में बेसिकली सभी जो जीवित तत्व शामिल होते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्मजीव, और यही घटक क्या करते हैं, एक दूसरे को ये निर्भर करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे पौधे आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जबकि शाकाहारी जीव क्या करते हैं, यही पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और मांसाहारी जीव क्या करते हैं, यही अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं हमारे पास। इस प्रकार ये खास श्रृंखला और जो फूड चेन और जो फूड वेब होता है उसका निर्माण करते हैं। अजैविक घटकों में निर्जीव बेसिकली तत्व शामिल हो, जिनमें हवा है, जल है, मिट्टी है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, खनिज, लवण, इस तरह के ये सभी चीज़ें क्या है, अजैविक घटक हमारे पास है। तो ये तत्व बेसिकली जीवों के जीवन और उनके वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए तापमान और वर्षा किसी क्षेत्र की वनस्पति तथा कृषि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त मानव समाज में उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, संस्कृति है, तकनीक, ये सभी की सभी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसलिए पर्यावरण एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बीच में क्या होता है, एक जो निरंतर पारस्परिक क्रिया होते रहता है। और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना मानव जीवन और जो सतत विकास है इसके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय नैतिकता, यानी जिन इन्वायरमेंटल एथिक्स जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, और पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरणीय जो जागरूकता होती है और इसकी में नैतिकता का क्या महत्व है, स्पष्ट करने बोला गया है, ठीक है। तो पर्यावरण नैतिकता नैतिक दर्शन का बेसिकली वह शाखा है जिसमें मनुष्य और जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके बीच में एक उचित और एक जिम्मेदार जो संबंध होता है इसका ये अध्ययन करता है। इसका मूल विचार यह है कि प्रकृति केवल कहा जाए तो मानव की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, जल, वन, मिट्टी और अन्य जो भी प्राकृतिक हमारे तत्व है उन सभी का संरक्षण भी करना है और उनके सम्मान का हमें कदर भी करना है। पर्यावरण नैतिकता मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग हो ये करना सिखाती है। साथ ही साथ हमारी भावी जो पीढ़ियाँ उनके हितों का ध्यान में रख के हमें ये सब चीज़ प्रेरणा दिया जाता है। आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की कटाई, जल एवं वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो गंभीर हुई है। ऐसी परिस्थितियों में केवल कानून बनाना ही बेसिकली पर्याप्त नहीं होता, बल्कि लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता और जो नैतिक जिम्मेदारी है ये सभी चीज़ें विकसित करना आवश्यक होता है। पर्यावरणीय जागरूकता का अर्थ है पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके कारण, प्रभाव, संरक्षण के उपायों के प्रति लोगों को क्या करना, सचेत करना होता है। शिक्षा, जनसंचार माध्यम हो गए हमारे पास, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरणीय जो जागरूकता है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि पर्यावरण नैतिकता लोगों को प्रकृति के प्रति जो जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे जल की बर्बादी को रोकना, वृक्षारोपण करना, जैव विविधता की रक्षा करना, प्लास्टिक एवं प्रदूषण कम करना और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका सीमित उपयोग करना। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण नैतिकता और जागरूकता ये दोनों ही चीज़ मिलकर प्रकृति के प्रति लोगों को जिम्मेदारी सिखाती है, संसाधनों को संरक्षण करना सिखाती है और सतत विकास की जो भावना है इस पर यह बेसिकली विकसित करती है। जो स्वस्थ पर्यावरण और जो सुरक्षित भविष्य के लिए इनका जो महत्व है वो अत्यंत ही हमारे पास व्यापक होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का नियोजित नगरीय व्यवस्था जो है उसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको चर्चा करना है और इसके जो प्रमुख नगरीय स्थल है इनका आपको वर्णन करने बोला गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन जो हमारी नगरीय सभ्यता है उनमें से एक था, जिसका विकास लगभग तीसरी जो सहस्त्र शताब्दी था उस ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में जो हम लोग प्लानिंग देखते हैं ना कि नगर व्यवस्था का, ये सबसे ज़्यादा डेवलप में था, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा जैसे कई प्रमुख स्थल थे हमारे पास, जिनमें इन नगरों में सुव्यवस्थित नगर योजना, जल निकासी और सार्वजनिक सुविधाओं के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के जो नगर है वो सामान्यतः व्यवस्थित सड़क और गलियों से बने थे। कई प्रमुख नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 डिग्री काटती थी, जिससे नगरों का जो स्वरूप है एक योजनाबद्ध रूप में दिखाई देता था। नगरों में ऊंचे भाग पर जो स्थित दुर्ग होते थे क्षेत्र अपेक्षाकृत निचली भाग में आवासीय क्षेत्र पाए जाते थे। मकानों के निर्माण में जो पकी हुई ईंटें हैं इसका व्यापक प्रयोग होता था। इस सभ्यता का देखिए आप जानते ही होंगे कि सबसे उल्लेखनीय विशेषता जल निकासी मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम वो सबसे फेमस था। अपने अनेक घरों से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों के माध्यम से मुख्य नाली तक पहुंचता था। इससे स्वच्छता और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूकता वो देखने का संकेत मिलता था। मोहनजोदड़ो का जो विशाल सनाना घर हो गया, सामुदायिक एवं जो
धार्मिक गतिविधियों के लिए यह महत्वपूर्ण माना गया है। धोलावीरा में जल संग्रह और जल प्रबंधन की अत्यंत जो विकसित व्यवस्था के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। लोथल अपने बंदरगाह और व्यापारिक गतिविधियों के लिए फेमस था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना से स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग स्वच्छता, जल प्रबंधन, आवास व्यवस्था और प्राकृतिक परिस्थितियों की महत्व को अच्छे समझते थे। इस दृष्टि से यह जो सभ्यता बेसिकली यह प्राचीन भारत में पर्यावरणीय और साथ ही साथ नगरीय जो नियोजन की उन्नत परंपरा है, इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण या महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति, और इसमें पुरुषों की जो उपासना का वर्णन करने बोला गया। मातृदेवी और वृक्ष है, एक श्रृंगी बैल एवं पशुपति जो हमारी पूजा है, इसके जो पर्यावरणीय महत्व है इसका आपको स्पष्ट करने बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन में प्रकृति और मानव के बीच में गहरा संबंध देखने को मिलता है। इसमें पुरातात्विक जो हमारे अवशेष मिलते हैं, जिनमें मोहर हो गया, मूर्तियाँ हो गया, इन सभी के संकेत से पता चलता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे उनमें प्रकृति के विभिन्न रूप तथा उर्वरता से जुड़े हुए प्रतीकों का यहाँ धार्मिक महत्व दिया जाता था। उनके जो धार्मिक विश्वासों में प्रकृति और पुरुष जो है वो तत्व दोनों की उपस्थिति यहाँ हमें दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के जो प्रमाण भी, एविडेंस भी हमें मिले। अनेक विद्वान मातृ देवी की उर्वरता और जो सृजन शक्ति से जोड़ते हैं इसे। इसी प्रकार यहाँ वृक्ष पूजा के भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिले। विशेष रूप से पीपल का वृक्ष के बारे में यहाँ धार्मिक प्रतीकों में स्थान मिलता है। इससे संकेत मिलता है कि वृक्षों केवल यहाँ संसाधन नहीं बल्कि धार्मिक एवं साथ ही साथ सांस्कृतिक महत्व भी प्राप्त था। एक श्रृंगी बिल यानी यूनिकॉर्न बुल जिसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर मिलने वाला एक प्रमुख चिन्ह था। पशुओं के प्रति यहाँ धार्मिक और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक सम्मान से पता चलता है कि पशु उनके जीवन और धार्मिक कल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसके अतिरिक्त एक जो प्रसिद्ध मोहर पर यौगिक मुद्रा के बैठे जो पुरुष स्वरूप को सामान्यतः जिसे हम पशुपति से जोड़ते हैं, इसके चारों विभिन्न पशुओं का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। इन धार्मिक प्रतीकों को बेसिकली पर्यावरणीय महत्व इस बात में ही है कि मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं मानता था। वृक्ष, पशु, उर्वरता से संबंधित शक्तियों के प्रति सम्मान, प्राकृतिक संसार के साथ सह अस्तित्व की जो भावना, ये सभी चीज दर्शाता था। हालांकि इन प्रतीकों की व्याख्या को लेकर विद्वानों में देखिए मतभेद भी है, फिर भी जो सिंधु सभ्यता में प्रकृति, पशु और मानव जीवन के पारस्परिक संबंध है, इसकी जो स्पष्ट जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ये हमें दिखाई देती है, बताया गया है। ठीक है, अगला सवाल है वैदिक काल में पर्यावरणीय जो चेतना है हमारे पास, इसकी अवधारणा की चर्चा करनी है आपको, और फिर बताना है कि वैदिक धार्मिक ग्रंथों में पर्यावरण के प्रति जो दृष्टिकोण है उसके बारे में वर्णन करने बोला गया आपको। तो वैदिक काल में प्रकृति और जो मानव जीवन है इसके बीच में गहरा संबंध माना जाता है। वैदिक समाज मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर बेसिकली फोकस था, इसलिए जल, वायु, भूमि, वनस्पति, पशु और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों का यहाँ उनके जीवन में बेसिकली ज़्यादा महत्व था। वैदिक साहित्य में प्रकृति के जो विभिन्न तत्व है उनके प्रति सम्मान और जो संरक्षण की भावना ये दिखाई देती है, जिसे प्रारंभिक जो पर्यावरण चेतना के रूप में हम समझ सकते हैं। ऋग्वेद सहित वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य और वर्षा आदि हमें जो प्राकृतिक शक्तियाँ इनका हमें उल्लेख देखने को मिलता है। पृथ्वी को जीवन का आधार माना गया और उसके प्रति सम्मान की भावना यहाँ व्यक्त की गई है। वैदिक परंपरा में जल को पवित्र एवं जो जीवनदायी माना गया। नदी और जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा ने उनके संरक्षण की जो सांस्कृतिक भावना इसे हमें मजबूत भी किया। वायु को जीवन जीने के लिए आवश्यक माना गया, साथ ही साथ अग्नि और सूर्य को महत्वपूर्ण यहाँ पर प्राकृतिक शक्तियों के रूप में सम्मान दिया गया। वनस्पति और जो औषधि पौधे हैं हमारे पास, उनका उपयोग स्वास्थ्य एवं धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ उपयोग होता था। इससे मानव जीवन और जो वनस्पति है दोनों के बीच में निर्भरता का पता चलता है। वैदिक दृष्टिकोण में प्रकृति का जो उपयोग है और उसका जो सम्मान है दोनों साथ साथ हमें दिखाई देता है। रीत की अवधारणा को बेसिकली प्राकृतिक एवं नैतिक अवस्था से जोड़ा जाता है, जिससे संतुलन और व्यवस्था का जो विचार है ये महत्वपूर्ण था। यज्ञ और मान लीजिए कोई धार्मिक परंपरा होते हैं, इसके माध्यम से मनुष्य और प्राकृतिक शक्तियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त यहाँ पर किया जाता है। हालांकि आधुनिक जो मॉडर्न हमारा जो अर्थ है इसमें इस पर्यावरण संरक्षण की वैज्ञानिक अवधारणा नहीं कहा सकता, क्योंकि फिर भी वैदिक साहित्य जो है इसमें प्रकृति के प्रति सम्मान, सह अस्तित्व और संतुलन की जो बेसिकली भारतीय पर्यावरण चिंतन है इसकी महत्वपूर्ण जो अभिव्यक्ति है ये मानी जा सकती है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे पूछा जाएगा मौर्य काल में वनों के विकास एवं प्रबंधन की चर्चा करिए और वन संसाधनों का जो मौर्य अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताइए। ठीक है, तो मौर्य काल ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें राज्य व्यवस्था के साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है
उनका प्रबंधन मैनेजमेंट में भी ध्यान दिया गया। विशाल साम्राज्य के कारण मौर्य शासकों के लिए वन, कृषि, भूमि, खनिज और जल जैसे प्राकृतिक संसाधन आर्थिक एवं साथ ही साथ प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। विशेष रूप से वन संसाधनों का उपयोग करके राज्य की जो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए आवश्यक था। मौर्य काल में वनों का उपयोग लकड़ी, ईंधन, औषधि वनस्पति, हाथी और साथ ही साथ अन्य जो वन संसाधन है उनकी प्राप्ति के लिए किया जाता था। अर्थशास्त्र में वन और उनसे प्राप्त जो संसाधन है इसके प्रबंधन का उल्लेख हमें मिलता है। राज्य द्वारा कुछ बेसिकली विशेष वन को देखरेख की जाती थी। हाथी वनों का बेसिकली विशेष महत्व था क्योंकि युद्ध के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था, इसलिए हाथी और उनके आवास की सुरक्षा राज्य के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी थी। वनों से प्राप्त लकड़ी जो है निर्माण, कृषि उपकरण, नौका निर्माण और विभिन्न शिल्पों में उपयोग होता था। वन उत्पादों से बेसिकली जो व्यापार और राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसके अलावा कहा जाए तो वन जो है अनेक समुदाय के लिए भोजन देता था, औषधि और आजीविका के साधन था। मौर्य जो अर्थव्यवस्था था इसमें मुख्यतः ये कृषि पर फोकस था, आधारित था, लेकिन वन संसाधनों से कृषि, उद्योग, व्यापार और सैन्य अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण यहाँ सहायता प्रदान की जाती थी। वन कृषि के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने का एक माध्यम बना हुआ था। हालांकि इससे जो प्राकृतिक वन क्षेत्र में परिवर्तन है इसकी संभावना बनी रही थी। अतः कह सकते हैं कि मौर्य काल में वन केवल जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र नहीं थे, बल्कि राज्य की आर्थिक, सैन्य और जो सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार भी थे। वन संसाधनों का नियंत्रण जो है वो उपयोग मौर्य प्रशासन की जो व्यवहारिक संसाधन नीति है इसी चीज को ये दर्शाने का कार्य करता है। जो तुर्क अफगान काल में जो प्राकृतिक संसाधन है इनके अन्वेषण और इनके उपयोग की चर्चा करिए तथा इसका आर्थिक जो प्रभाव है इसका विश्लेषण करने बोला गया। ठीक है, तो तुर्क अफगान काल में भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये मुख्य कृषि पर आधारित था, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का भी आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस काल में शासकों ने कृषि विस्तार, सिंचाई, वन संसाधन, खनिज तथा अन्य जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग अपनी प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं के हिसाब से यहाँ पर किया था। प्राकृतिक संसाधनों का उद्देश्य जो या उपयोग का जो उद्देश्य था कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए, शिल्प एवं निर्माण जो कार्य है उनको बढ़ावा देना है और राज्य की आय में यहाँ पर वृद्धि करना है। इसी काल में भूमि और जल संसाधनों का कृषि के लिए व्यापक यहाँ उपयोग हुआ। सिंचाई की विभिन्न जो व्यवस्थाएं थी, कुएं, तालाब, नहरों के विकास से कृषि उत्पादन को यहाँ सहायता मिली। कृषि भूमि के विस्तार से राज्य की भूमि जो है भूमि राजस्व प्राप्त हुआ, जो शासन की आय का एक प्रमुख स्रोत भी था। वन संसाधनों का उपयोग ईंधन, लकड़ी, निर्माण सामग्री तथा अन्य जो भी वन उत्पाद है उनके लिए किया जाता था। जंगलों से जो भी प्राप्त संसाधन है वो ग्रामीण जीवन और कुटीर उद्योग के लिए भी जरूरी थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो खनिज और पत्थर का उपयोग शिल्प, धातु कर्म, साथ ही साथ निर्माण कार्यों में उपयोग होता था। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से कृषि, शिल्प, व्यापार और जो निर्माण गतिविधि है इनको बढ़ावा मिला। इससे नगरों का विकास और बाजारों का विस्तार हुआ। कृषि उत्पादन में बेसिकली वृद्धि से राज्य की राजस्व व्यवस्था है वो मजबूत हुई और आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हुआ। हालांकि संसाधनों का बढ़ता उपयोग से देखिए कुछ क्षेत्रों में वनों की कटाई भी बढ़ी और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता चला गया। फिर भी तुर्क अफगान काल में प्राकृतिक संसाधनों ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत किया और राज्य की जो आर्थिक संरचना और शहरी जो विकास है इसको गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। जैसे तुर्क काल था, इसी प्रकार मुगल काल में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं प्रबंधन चर्चा करें। विशेष रूप से वन्य जीव के परिप्रेक्ष्य में वन एवं बागवानी के विकास का आपको यहाँ वर्णन करने बोला गया है। तो ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए आएगा। तो चलिए बताते हैं 15 मार्क्स के लिए किस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा सवाल। तो मुगल काल में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कृषि, शिल्प, निर्माण, व्यापार, साथ ही साथ राजकीय गतिविधियों के लिए व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल होता था। मुगल अर्थव्यवस्था मुख्यतः ये कृषि पर फोकस था, इसलिए भूमि और जल संसाधनों का यहाँ विशेष महत्व है। इसके साथ ही साथ वन, वन्यजीव और बागवानी भी जो होता था, ठीक है, ये आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग थे हमारे। वन संसाधनों में लकड़ी, ईंधन, औषधीय पौधे और अन्य जो भी मान लीजिए वन उत्पाद है ये प्राप्त किए जाते थे। लकड़ी का उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर, नौका और विभिन्न उपकरणों के निर्माण में किया जाता था। ग्रामीण समुदाय भी उनकी जो आवश्यकता है उसके लिए वन संसाधन होते हैं उन पर निर्भर रहते थे। मुगल शासक और जो अभिजात वर्ग है इनमें वन्य जीव और जो शिकार के प्रति एक विशेष रुचि रखते थे। शिकार केवल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, बल्कि इससे राजकीय शक्ति और जो सामंती संस्कृति से भी जुड़ा जाता था। हाथी, घोड़े, अन्य पशुओं का उपयोग सैन्य तथा परिवहन कार्यों में होता था। मुगल चित्रकला में विभिन्न पशुओं के लिए
विस्तृत विवरण से उस समय की जो जैविक विविधता है इसके प्रति लोगों का जो रुचि है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें बागवानी से जुड़े हुए, तो बागवानी जो है ये मुगल काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। फलों के बाग, उद्यान, चार बाग शैली के उद्यान विकसित किए गए थे। कश्मीर, आगरा, दिल्ली, अन्य क्षेत्रों में अनेक उद्यानों का निर्माण हुआ। फलों और फूलों फिर औषधि पौधों की खेती का यहाँ प्रोत्साहन भी किया गया। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से कृषि, व्यापार, शिल्प और जो निर्माण कार्य उनको बढ़ावा मिले और राज्य की जो आर्थिक गतिविधि इनका विस्तार हुआ। इस प्रकार मुगल काल में वन्य वन्यजीव हो गए, कृषि हो गया और बागवानी, और जिससे आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ये सभी के सभी महत्वपूर्ण आधार रहे। हालांकि संसाधनों का उपयोग का संरक्षण और जो शोषण, ये दोनों ही प्रवृत्ति यहाँ पर इस कालखंड में दिखाई दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, दोनों का मिला के पूछा हुआ इस बार। तुर्क जो अफगान हो गए और एवं मुगल काल में जो प्राकृतिक, इनकी तुलना करनी है और इनके जो आर्थिक प्रभाव हो गए इसका आपको विश्लेषण भी करने बोला गया है। ठीक है, तो तुर्क, अफगान और मुगल काल दोनों ही प्राकृतिक संसाधन और जो आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं। दोनों कालों में भूमि, जल, वन, खनिज तथा वन्य जीवों का उपयोग कृषि, उद्योग, व्यापार और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया। हालांकि संसाधनों के उपयोग का जो स्वरूप है और उसका जो विस्तार है वो अलग अलग देखिए कंडीशन में विकसित हुआ था बेसिकली हमारे पास। ठीक है, तुर्क अफगान काल में प्राकृतिक संसाधन उपयोग कृषि विस्तार और राजस्व प्राप्ति से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर भूमि का विकास, जो भूमि का कृषि के लिए विस्तार किया जाता था, साथ ही साथ सिंचाई के साधनों का बेसिक फोकस किया जाता था। वन से लकड़ी, ईंधन और अन्य जो भी उपयोगी वस्तु वो प्राप्त होती थी। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग ने कृषि उत्पादन और जो शिल्प गतिविधि है इसको बढ़ाने में एक सहायता दी थी, जिससे राज्य की जो आय है इससे इसमें राज्य की आय में क्या हुआ, बढ़ा भी था। अब बात करें मुगल कालखंड में, तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक एवं संगठित रूप से दिखाई देता था। कृषि भूमि के विस्तार के साथ साथ सिंचाई होता था, बागवानी और जो अन्य उद्यान का निर्माण इसको प्रोत्साहन दिया गया था। वन संसाधनों का उपयोग निर्माण एवं ईंधन के लिए किया जाता था। वन्य जीवों का जो उपयोग है वो शिकार, परिवहन और जो सैन्य आवश्यकताएं उनसे जुड़ा हुआ था। मुगल काल की बागवानी और जो चार बाग परंपरा ने कृषि एवं जो उद्यान संस्कृति है इसको एक नया स्वरूप दिया था। दोनों कालों में कहा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से कृषि, उत्पादन, व्यापार, शिल्प, शहरीकरण और राजस्व को यहाँ बढ़ावा मिला। लेकिन संसाधनों का जैसे बढ़ता बढ़ता उपयोग होगा तो वनों पर दाव पड़ेगा और प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन की संभावना बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार दोनों ही कालखंड, चाहे तुर्क अफगान काल में संसाधनों का उपयोग जरूर हुआ, मुख्यतः कृषि एवं जो टैक्सेशन राजस्व पर फोकस था, और मुगल काल में कृषि के साथ बागवानी, शिकार, निर्माण और जो सांस्कृतिक गतिविधि, इन प्रकार इनका उपयोग हुआ था। तो ये दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में जो वन एवं जो वन्यजीव प्रबंधन के विकास की चर्चा करनी है आपको, और भारतीय वन अधिनियम जो हमारे पास 1878 और 1927 का, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर आपको स्पष्टीकरण बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं सवाल को आपको। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो वन प्रबंधन है इसका जो स्वरूप है ये काफ़ी बदल चुका था। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने वनों को मुख्यतः राजस्व के लिए, रेलवे, जहाज निर्माण और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए जो भी उपयोगी संसाधन इसके रूप में देखा था। रेलवे के विस्तार के लिए आपको मालूम है बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण व्यापक स्तर पर वनों का दोहन हुआ, कटाई हुआ। बाद में वैज्ञानिक वन प्रबंधन की अवधारणा विकसित हुई और वन विभाग का यहाँ स्थापना किया गया। भारतीय वन अधिनियम 1878 में ब्रिटिश वन नीति का महत्वपूर्ण चरण था। इस कानून के तहत वनों को मुख्य रूप से आरक्षित, संरक्षित और जो ग्राम वन जैसी कुछ श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इससे सरकार का वन पर और भूमि पर जो नियंत्रण है वो मौजूद हुआ और जो स्थानीय समुदाय उनके पारंपरिक अधिकारों पर प्रतिबंध बढ़ा। ईंधन, चारा, लकड़ी और अन्य जो भी वन उत्पाद है इसके उपयोग पर कई प्रकार के यहाँ नियंत्रण लगाए गए थे। इसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू किया गया। इसने पहले के वन कानून को समेकित किया और वन्य अपराध, वन उत्पाद के परिवहन तथा सरकारी नियंत्रण से संबंधित जो भी प्रावधान होते उनको व्यवस्थित किया। इसके माध्यम से आरक्षित और जो संरक्षित वन होते थे उन पर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाया गया और भी इसे मजबूत कर दिया गया। ब्रिटिश वन नीति का एक जो प्रमुख उद्देश्य है या इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वह है प्राकृतिक संरक्षण की उपेक्षा, जो हमारे पास व्यावसायिक एवं जो राजस्व हित है इसकी पूर्ति था। इसके कारण जो स्थानीय जनजातीय एवं जो ग्रामीण समुदाय है इनकी जो आजीविकता है वो बेसिकली प्रभावित हुई और कई क्षेत्रों में वनों के जो बेसिकली हमारे पारंपरिक उपयोग है उस पर यहाँ पर रोक लगाया गया। इस प्रकार ब्रिटिश कालखंड में आधुनिक जो वन प्रशासन है और जो कानूनी हमारी व्यवस्था है इसका विकास तो हुआ, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य
औपनिवेशिक जो आर्थिक हित है इसकी पूर्ति करना था। इसके रिजल्ट क्या होता है कि वनों के जो व्यावसायिक दोहन होता है और स्थानीय जो समुदाय में अधिकारों की जो कमी, ये दोनों ही चीज़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सवाल आपको इस प्रकार ब्रिटिश काल जुड़ा हुआ आपको लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जो उद्योग है उसका वर्णन करना है और इन उद्योगों का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इस सवाल को। भारत जो हमारा प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, यहाँ भूमि, जल, वन, खनिज और कृषि संसाधन पर्याप्त उपलब्धता है। इन संसाधनों पर आधारित जो उद्योग हैं उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिज, कृषि, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर अगला बताया हुआ है, कृषि आधारित उद्योग में कपड़ा, चीनी, जूट, खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल उद्योग ये सभी चीज़ें प्रमुख है। खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात, कोयला, सीमेंट, एल्युमिनियम और अन्य जो धातु है वो शामिल है। झारखंड जैसे राज्य में बात करें, कोयला, लौह अयस्क और अन्य जो खनिज की उपलब्धता कारण खनन एवं जो धातु आधारित उद्योग है उसका एक विशेष महत्व रहा। इसके अलावा वन आधारित उद्योगों में कागज, फर्नीचर, प्लाईवुड और कुछ औषधीय उत्पाद जो है ये शामिल है। इन उद्योगों ने बेसिकली देश में रोजगार के अवसर, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार को बढ़ाने में योगदान दिया। खनिज आधारित उद्योगों ने औद्योगिकरण और जो आधारभूत संरचना है इसकी विकास को गति दी। कृषि आधारित उद्योगों ने किसान को बाजार उपलब्ध कराया और जो ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था है उसको आर्थिक क्षेत्र से जोड़ा गया। हालांकि ये देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन जो हमारे आधारित उद्योग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे खनन हो गया, औद्योगिकरण हो गया, वनों की कटाई कारण भूमि का क्षरण हुआ, जल एवं वायु प्रदूषण की समस्याएं बढ़ी, विस्थापन तथा जैव विविधता की हानि जैसे कई समस्याएं हमें देखने को मिली। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन पे आधारित जो भी उद्योग होते हैं ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके विकास के चक्कर में आर्थिक प्रगति और जो पर्यावरण संरक्षण के बीच जो संतुलन है ये दोनों को बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास। माफ करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा, गलती से 15 लिखा गया इस पर, तो आप लोग इस 14 कर लीजिएगा। जल प्रबंधन, वनों की कटाई, विस्थापन, जनसंख्या वृद्धि एवं प्रदूषण की समस्याओं की चर्चा करें। और झारखंड में देखिए जो वन्य जीव प्रबंधन है इसके सामने जो प्रमुख चुनौती है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं इसका भी आपको वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम आपके लिए। जल, वन और वन्यजीव मानव जीवन तथा पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण इन संसाधनों पर भी दबाव बढ़ते चला जा रहा है। अगर हम बात करें, जैसे जल प्रबंधन उद्देश्य होता है कि जल का संरक्षण करना, उचित वितरण किया जाए और विवेकपूर्ण अगर आप उपयोग करते हैं तो जल की कमी नहीं होगी। वर्षा जल संचयन, वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब एवं जलाशयों का संरक्षण करना, जो भूजल होता है उसका पुनर्भरण करना, और सिंचाई के देखिए जो भी आधुनिक अगर तकनीकों हम अपनाते हैं या तरीकों अपनाते हैं तो जल संकट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जल संसाधन के लिए बताया हुआ था। वनों की कटाई संबंध बताया हुआ है कि वनों की कटाई कृषि विस्तार के लिए किया जाता है, खनन के लिए होता है, उद्योग के लिए होता है, सड़क निर्माण, घर विकास को परियोजना उसके लिए होता है। इससे मिट्टी का कटाव होता है, जैव विविधता में भी कमी आती है और जलवायु संबंधी कई हमें समस्या बढ़ सकती है। खनन एवं बड़े विकास कार्यों के लिए तो स्थानीय जो लोग हैं उनका विस्थापन भी होता है, उनको वहाँ से हटाया जाता है, जिससे उनकी जो आजीविका है और उनका जो सामाजिक जीवन है ये सभी चीज़ यहाँ से प्रभावित होता है। जनसंख्या वृद्धि में भोजन, जल, आवास और ऊर्जा की जो मांग है वो बढ़ती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर जो बेसिक दबाव रहता है वो बढ़ता चला जाता है। औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, वाहन हो गए, प्लास्टिक हो गए, घरेलू अपशिष्ट के कारण वायु, जल, भूमि ये सभी चीज़ें प्रदूषण से क्या होती है, एक गहरी समस्या बन के आ चुका है हमारे पास। झारखंड में जिस प्रकार समृद्ध हमारे पास वन क्षेत्र है, जैव विविधता है, इनके कारण वन्य जीव जो प्रबंधन है उसका विशेष महत्व है। मानव वन जीव संघर्ष है, अवैध शिकार, वनों का क्षरण, खनन, आवासीय क्षेत्रों का विस्तार ये सभी के सभी प्रमुख चुनौतियों में से एक है। इनके समाधान के लिए वन जो क्षेत्र है उनका संरक्षण करना जरूरी है, वन्य जीव आवासों की सुरक्षा करना है, अवैध शिकार पर भी नियंत्रण करना है और जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी भागीदारी और जो वैज्ञानिक संरक्षण, इन सभी चीज़ों का उपाय हमारे लिए जरूरी है। इस प्रकार जल संरक्षण, वन संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण का सतत अगर विकास करते हैं तो इन नीतियों के साथ जोड़ना ये हमारे लिए जरूरी होता है। और इस प्रकार आपसी बच्चों का ये जो एडवांस मेजर पेपर 2 हिस्ट्री है
ये कंप्लीट होता है। टोटल 14 क्वेश्चन हमने बता दिया आपसे बच्चों को सिलेबस के हिसाब से, जो 5 मार्क्स और 15 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे बच्चे इन क्वेश्चन को देख के 70 नंबर का पूरा सिलेबस 75 का क्वेश्चन आता है, 75 में 70 आप लोग ला सकते हैं। तो आपसे बच्चे इन वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर हमारी पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका एडवांस मेजर पेपर 3 उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करिएगा। तो शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।